हेलो दोस्तों, मैं शत्रुघ्न कुमार राय अपने यूट्यूब चैनल उद्यांचल स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे मानचित्र के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने ग्लोब, अक्षांश और देशांतर, पृथ्वी की गतियां और ग्रहों की स्थिति जान चुके हैं। अब हम मानचित्र के बारे में जानेंगे। मानचित्र का हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही बड़ा महत्व है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके शुरुआती बिंदु से। अगर शुरुआती बिंदु की बात करें तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर ग्लोब जो है वो भी तो एक हमारी पृथ्वी का एक स्वरूप को बताता है बिल्कुल। लेकिन ग्लोब क्या है कि जब हमको पूरी पृथ्वी का एक साथ अध्ययन करना होता है, उस कंडीशन में ग्लोब हमारे लिए बहुत ही उपयोगी साबित होता है। लेकिन हमको अपने देश, शहर, गांव या पर्टिकुलर किसी स्थान के विषय में जानकारी रखना होता है, तो उस कंडीशन में, उस स्थिति में ग्लोब उतना काम नहीं आता है। इसलिए ऐसे सिचुएशन के लिए, ऐसे स्थितियों के लिए, ऐसे स्थितियों का भली भांति अवलोकन करने के लिए हम मानचित्र का इस्तेमाल करते हैं। अब मानचित्र का जो परिभाषा है वो हम लोग कैसे दे सकते हैं? जैसे मानचित्र वह नक्शा होता है या वह चित्र होता है जो पृथ्वी के किसी इंडिविजुअल, किसी विशेष क्षेत्र का, जिस क्षेत्र का हम अध्ययन करना चाहते हैं, उस क्षेत्र का चौपटी सतह पर खींचा गया एक चित्र होता है, जिसको हमने इस पे परिभाषित भी किया है। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चौपटी, समतल या प्लेन सतह पर खींचा गया चित्र होता है। अब क्या होता है कि जो मानचित्र होता है वो अनेकों प्रकार का होता है। किसी किसी कंडीशन में ऐसा होता है कि हम किसी विशेष परिस्थिति में किसी मानचित्र का इस्तेमाल करते हैं। जैसे छोटे पैमाने का मानचित्र होता है, बड़े पैमाने का मानचित्र होता है। तो जो छोटे पैमाने का मानचित्र होता है उसके कंपैरिजन में बड़े पैमाने का मानचित्र अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हमको किसी जगह विशेष का या किसी गांव का, अगर हमको किसी एक कॉन्टिनेंट का, किसी एक महाद्वीप का अगर मानचित्र तैयार करना हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं छोटे पैमाने का मानचित्र। क्योंकि वहाँ पे जैसे मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर कागज का 1 सेंटीमीटर। अब पैमाना को हम लोग समझ लेते हैं। पैमाना क्या होता है? पैमाना पृथ्वी पे वास्तविक दूरी और कागज पे अंकित दूरी का जो अनुपात होता है उसे हम पैमाना बोलते हैं। पैमाने के बिना मानचित्र का सोच भी एक प्रकार का व्यर्थ ही साबित होगी। तो पैमाना बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पैमाने के बिना हम मानचित्र का अध्ययन कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए तो जैसे मान लीजिए कि छोटे पैमाने के मानचित्र का जब हम बात करते हैं, तो छोटे पैमाने का मानचित्र का मतलब क्या हो गया कि जिसमें पेपर पे यानी कागज पे, या दूसरे शब्दों में कहें तो मानचित्र पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू जमीन पर यानी स्थल पर 500 किलोमीटर के बराबर। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, तो इसको हम लोग छोटे पैमाने का मानचित्र बोल देते हैं। अब दूसरी हो गई बड़े पैमाने का मानचित्र। बड़े पैमाने का मानचित्र का मतलब हो गया जैसे अपने गांव का। तो गांव का अगर लेना हो तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 मीटर या 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर। तो इससे ये पता चलता है कि जो छोटे पैमाने के मानचित्र हैं उनके कंपैरिजन में बड़े पैमाने के मानचित्र हमें अधिक ज्ञान प्रदान करते हैं और उससे अधिक स्पष्टता को दिखाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, जब बहुत सारे मानचित्रों का हम अलग अलग मानचित्रों का, अलग अलग देशों का या अलग अलग कॉन्टिनेंट के मानचित्रों का एक साथ रख देते हैं, तो वो एक पूरी किताब बन जाती है और उसे हम लोग एटलस बोलते हैं। ठीक है, तो एटलस को अगर हम लोग परिभाषित करें तो यहाँ से देख सकते हैं, नक्शों के संग्रह को हम लोग एटलस बोलते हैं, या ऐसे कह सकते हैं ये आमतौर पे जो एटलस होते हैं आमतौर पे मानचित्रों के संग्रह को
एक किताब के रूप में अपने आप में संगठित करके रखते हैं। तो ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं। वैसे तो देखा जाए तो मानचित्र बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन उसमें भी 3 महत्वपूर्ण मानचित्र होते हैं और उसी के अंतर्गत हम बाकी सारे मानचित्रों का अध्ययन करते हैं, चाहे वो जितने भी प्रकार का हो। तो आइए हम उन 3 मानचित्रों के विषय में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो 3 मानचित्र में पहला क्या है, भौतिक मानचित्र, दूसरा क्या है, राजनीतिक मानचित्र, और तीसरा क्या है, थीमेटिक मानचित्र। अब भौतिक मानचित्र की हम बात करें तो भौतिक मानचित्र वो मानचित्र होता है जिसमें जिसमें पृथ्वी पर के प्राकृतिक चीज़ों को दिखाया जाता है, जैसे पर्वत हो गया, नदी हो गया, झरना हो गया, कोई देश हो गया। तो देश तो भौतिक मानचित्र के अंतर्गत नहीं आएगा। भौतिक मानचित्र के अंतर्गत वो सभी चीज़ें आएंगी जो प्राकृतिक रूप से हमें मिली हुई हैं, जैसे पहाड़, पर्वत, उसी को बोलते हैं। और तो उसे हम लोग भौतिक मानचित्र के अंतर्गत रखते हैं। दूसरा होता है राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र वो मानचित्र होता है जिसमें किसी देश, शहर या गांव का हम वर्गीकरण करते हैं, उसे हम लोग राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। और भौतिक मानचित्र को ही हम लोग उच्चावच मानचित्र भी कहते हैं। ये एक चीज़ यहाँ छूट गया था। अब थीमेटिक मानचित्र की बात कर लें तो थीमेटिक मानचित्र एक विशेष प्रकार का मानचित्र होता है। विशेष का मतलब होता है थीमेटिक, यानी कि सोची समझी गई एक मानचित्र होता है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि विषयात्मक मानचित्र। विषयात्मक होता है, ये किसी विशेष विषय को दर्शाता है। तो आइए अब हम एक एक करके इसको हम समझते हैं, एक एक करके इसको देख लेते हैं। हालांकि हमने इसके विषय में बता ही दिया है, फिर भी हम एक बार इसको लिखित रूप में दिखा देते हैं। जैसे भौतिक मानचित्र को मैंने बताया, फिर भी यहाँ पे बता देते हैं पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों, जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले जो मानचित्र होते हैं उन्हें हम भौतिक मानचित्र या उच्चावच मानचित्र भी कहते हैं। वैसे अब दूसरा जो तरह का मानचित्र होता है जिसको हम लोग राजनीतिक मानचित्र कहते हैं, उसका जो मेन ये होता है उसको हम लोग कैसे जानेंगे। तो राजनीतिक मानचित्र जो होता है उसमें राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों और राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। अब थीमेटिक मानचित्र की बात आती है। तो थीमेटिक मानचित्र को मैंने बताया कि ये एक विषयात्मक मानचित्र है, ठीक है। लेकिन यहाँ हम देख लेते हैं कुछ मानचित्र विशेष जानकारियाँ प्रदान करते हैं, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं विषयात्मक। जैसे सड़क मानचित्र। तो सड़क मानचित्र से क्या समझ में आता है कि उसमें केवल सड़कों के विषय में ही जानकारी हमें प्राप्त होगी। वर्षा मानचित्र। वर्षा मानचित्र का मतलब हो गया कि किस क्षेत्र विशेष में वर्षा का क्या स्तर है, कितना मिलीमीटर वहाँ वर्षा होता है, कितना नहीं होता है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे। वैसे ही वन तथा उद्योग आदि के वितरण को दर्शाने वाले जो मानचित्र होते हैं उन्हें हम लोग थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। थीमेटिक मानचित्र का मतलब होता है कि विषयवार या विषयात्मक मानचित्र। इसका हम लोग देख के किस तरह का मानचित्र है उसको देख के उसका हम लोग नामकरण करते हैं। अब आइए हम बात करते हैं इनके घटकों की। जो इसके घटक होते हैं तो उनके घटकों की हम घटक के बारे में जानेंगे। तो जो मानचित्र के घटक हैं, तो घटक का मतलब क्या हो गया, घटक का मतलब हो गया आधार तत्व। आधार तत्व यानी कि वह घटक, वह विशेष शब्द जिसको हम लोग घटक कहते हैं, जो कि आधार तत्व का रोल अदा करता है। तो आधार तत्व का मतलब हो गया कि वो आपको डिफाइन करने में बहुत ही कारगर साबित होता है। तो वैसे ही मानचित्रों को परिभाषित करने के लिए, उनको समझने के लिए आधार तत्व यानी घटकों का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। तो मानचित्र के 3 मुख्यतः घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। तो दूरी का मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए कि अब मैंने पहले भी इसी अध्याय में मैंने पहले चर्चा कर चुका है कि
मानचित्र दो मानचित्र में भी होता है, छोटे पैमाने का मानचित्र, बड़े पैमाने का मानचित्र। तो वो दूरी के आधार से ही हम छोटा और बड़ा नाम दे देते हैं। तो वहाँ पे हमने बताया हुआ है, फिर भी हम जब घटक पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे इसको हम और विस्तृत रूप से जानेंगे। जैसे मानचित्र एक आरेखन होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। इससे यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं। पैमाने को मैंने बता चुका है कि पैमाना क्या होता है। पैमाना यानी कि पृथ्वी पर की वास्तविक दूरी और पन्ने की दूरी के अनुपात को हम लोग पैमाना कहते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे समझ लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे घर से या हमारे दफ्तर से, ये हमारे दफ्तर हो गया, तो दफ्तर से और गिरजाघर की दूरी इसको हम लोग चर्च बोल देते हैं, चर्च या टेम्पल बोल देते हैं, टेम्पल यानी मंदिर की दूरी 50 किलोमीटर है। तो अब इतना बड़ा पन्ना तो है नहीं कि हम इसको दर्शाएं, तो उसी बात को यहाँ पे कहा जा रहा है कि पन्ना तो बहुत छोटा होता है, तो उस पे मानचित्र को हमको दर्शाना होता है। तो इस 50 किलोमीटर को हम मानचित्र पे, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा मानचित्र हो गया, ये 4 साइज का पेपर हो गया, इसी पे हमको दर्शाना है, और ये हमारा मानचित्र हो गया। तो यहाँ हम कैसे करेंगे, प्रतीक, इसी में प्रतीक चिन्ह आएगा। जैसे टेम्पल का प्रतीक चिन्ह जो हम दिए हैं वैसे ही होता है, ऑफिस का प्रतीक चिन्ह बदल जाता है, या वैसे भी हम दर्शा सकते हैं। तो प्रतीक में हम इसको बताएंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जैसे इस पे का 1 सेंटीमीटर इक्वल टू वास्तविक दूरी का 5 किलोमीटर, यानी कि 10 सेंटीमीटर कागज का हमको इस पूरे 50 किलोमीटर को डिफाइन कर देता है। तो इसको हम लोग दूरी कहते हैं। तो ये घटक हुआ कि नहीं, ये बहुत बड़ा रोल अदा किया ना, कि उतनी जमीन की वास्तविक दूरी को मानचित्र पे हम छोटे पैमाने पे यानी कि छोटी दूरी में कन्वर्ट कर देते हैं, और वो हमें पूरी सत्यता को प्रमाणित करते हुए दिखाता है। तो इसलिए दूरी एक बहुत बड़ा घटक हुआ। अब आइए हम दिशा की बात करते हैं। तो जब हम दिशा की बात करते हैं तो दिशा भी बहुत बड़ा रोल अदा करता है। रोल, ये भी एक घटक है। ये घटक इसलिए है, मैंने क्या बोला, आधार तत्व, यानी कि इसके बिना हम किसी भी मानचित्र को का अध्ययन कर ही नहीं पाएंगे। मान लीजिए कि मानचित्र हमारे पास है ही, लेकिन हमें वहाँ से ये पता नहीं चल रहा है कि कौन से दिशा कहाँ है। तो मानचित्र बनाने वाले विशेष तौर पे क्या करते हैं कि इस तरह से हम देखेंगे कि मानचित्र जो बनाते हैं उसमें सभी दिशाओं को तो नहीं, लेकिन एक उत्तर दिशा को दाहिनी तरफ ऊ करके लिख देते हैं। तो जब हमारा एक दिशा निर्धारित हो जाता है तो बाकी दिशाओं का हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे ये उत्तर हो गया तो ये निसंदेह पूर्व होगा, ये दक्षिण होगा और ये पश्चिम होगा। तो इन बिंदुओं को हम लोग दिग बिंदु भी कहते हैं, प्रधान दिग बिंदु। इसको कई बार पूछा भी गया है कि प्रधान दिग बिंदु को मानचित्र के माध्यम से समझाएं। तो आप क्या बोल सकते हैं कि दिशा जो है मानचित्र का एक मुख्य घटक है, और उसके अंतर्गत जो एक दिशा मानचित्र बनाने वाले एक दिशा को डिफाइन करते हैं, और उसी के मदद से हम बाकी सभी मेन दिशाओं को जान जाते हैं। तो उसे हम लोग प्रधान दिग बिंदु भी बोलते हैं। इसमें और भी दिशाएं होती हैं, जैसे इसको हम लोग बोल सकते हैं उत्तर पूर्व, ये बोल सकते हैं
दक्षिण पश्चिम, ऐसे ही ये हो गया, इसको बोल सकते हैं पूर्व दक्षिण या दक्षिण पूर्व, इसको हम लोग बोल सकते हैं पश्चिम उत्तर। तो ये दिशा हम लोग अच्छा से समझ गए। अब हम आते हैं प्रतीक के बारे में। प्रतीक भी जो घटक है ये बहुत बड़ा आधार तत्व है। इसके बिना भी मानचित्रों को भली भांति समझ पाने में कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए कि प्रतीक भी क्या है, नदी, तालाब, कुआं और भवनों को मानचित्र पे दिखाना उनके वास्तविक रूप में ये संभव नहीं है। तो उनको दिखाने के लिए जैसे मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, चर्च हो गया, तालाब हो गया, कुआं हो गया, पर्वत हो गया, घास का मैदान हो गया, इन सबको उसके वास्तविक रूप में दिखा पाना बहुत ही टफ है। ये संभव ही नहीं है। टफ क्या, संभव ही नहीं है। तो इसको हम लोग प्रतीक चिन्ह के मदद से हम लोग इसको उस मानचित्र पे दर्शाते हैं। अब प्रतीक चिन्ह का जो भूमिका है वो और तब बढ़ जाता है जब हम किसी ऐसी कंट्री में जाते हैं जहाँ की भाषा हमें नहीं आती है और हमें कुछ नहीं आती है, लेकिन हमारे हाथ में मानचित्र होता है तो हम उसकी मदद से हम अपने गंतव्य तक पहुँच जाते हैं। क्योंकि मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है, इस पे अंतर्राष्ट्रीय सहमति भी है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि विश्वव्यापी भाषा या अंतर्राष्ट्रीय सहमति, यानी इसका मतलब हो गया कि चाहे इंडिया हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो या दुनिया का और भी कोई भी देश हो, महादेश हो, वहाँ का जो मानचित्र होगा वही मानचित्र अपने भारत का भी होगा सेम। कहने का मतलब क्या है कि वहाँ अगर मस्जिद का जो प्रतीक चिन्ह है उनके मानचित्र में जो है वही हमारे मानचित्र में भी है। तो ये एक तरह का अंतर्राष्ट्रीय सहमति हुआ कि नहीं, कि जो प्रतीक चिन्ह वो अपने, जैसे कब्रिस्तान का वो जो देते हैं या चर्च का जो अपना देते हैं या मंदिर का जो वो प्रतीक चिन्ह देते हैं, वही सेम ब्रिटेन में भी या और भी कॉन्टिनेंट में या भारत में भी देते हैं। तो इस तरह से प्रतीक चिन्ह का जो एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। तो कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि मंदिर हो गया, ये मंदिर हो गया, तो मंदिर का प्रतीक चिन्ह ये हो गया, मंदिर का प्रतीक चिन्ह ये हो गया। तो यही अगर ये जो मंदिर है, ये मंदिर, ये प्रतीक चिन्ह वर्ल्ड के किसी भी देश में आप जाते हैं तो वहाँ के नक्शा में भी यही प्रतीक चिन्ह मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि आप भले ही वहाँ का भाषा नहीं जानते हो, वहाँ किसी से आप पूछ भी नहीं सकते हैं, फिर भी जब आपके हाथ में अगर मैप हो यानी नक्शा हो, मानचित्र हो, तो आप अपने गंतव्य तक जा सकते हैं। इस तरह से प्रतीक चिन्ह जो होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं और इन्हें हम लोग रूढ़ चिन्ह के नाम से जानते हैं। तो आइए कुछ रूढ़ चिन्हों को हम एग्जाम्पल के तौर पे दिखा देते हैं और उसके बाद से हम लोग उसको एक एक करके समझ लेते हैं। तो चिन्हों को हम जान लेते हैं। रूढ़ चिन्ह जो होते हैं, रूढ़ का मतलब क्या है, सॉलिड साइन। सॉलिड साइन का मतलब क्या हुआ कि जो वो पूरे पृथ्वी पे सभी देशों का साइन एक मानचित्रों के एक ही तरह का होता है, उसे हम लोग रूढ़ चिन्ह बोलते हैं या सॉलिड साइन बोल सकते हैं। तो रूढ़ चिन्ह में जैसे रेलवे लाइन हो गया, तो जिस तरह से हम लोग मानचित्रों में दिखाते हैं वैसे ही अमेरिका, ब्रिटेन या और भी कंट्री में सड़कें जिस तरह से हम लोग पक्की कच्ची सड़कें दिखाते हैं वैसे ही लोग भी दिखाते हैं। सीमा का निर्धारण हम लोग जिस तरह से करते हैं, नदी, कुआं, तालाब, नहर और पुल, मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, छतरी। तो ये जो सिंबल है वैसे ही पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एवं टेलीग्राम ऑफिस, पुलिस स्टेशन, इस तरह से हम लोग दिखाते हैं और ये सभी देशों पे एक जैसा होता है कि इसे हम लोग रूढ़ चिन्ह बोलते हैं। तो मेरे समझ से हम लोगों ने मानचित्र में सभी पहलुओं को देख लिया है और इसको आप बार बार देखें। जहाँ समझ में नहीं आता है कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें
और इससे जितने भी क्वेश्चन आते हैं इससे बाहर के क्वेश्चन नहीं रह होंगे। आई होप अगर कुछ रह गया होगा तो उसको हम अगले सेशन में भी सही करने का प्रयास करेंगे। इसमें आप लोग देखें और इसको बार बार देख के अपने क्वेश्चन को सॉल्व करें। थैंक यू दोस्तों, उदयांचल स्टडी में फिर एक बार आपका स्वागत है और आप इसी तरह से देखते रहें। हमारे चैनल अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे हौसला को और उड़ान मिले। थैंक यू।